प्रश्न नंबर 10, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 के दो प्रमुख प्रावधान लिखिए। तो भारतीय वन्य जीवन आरक्षण अधिनियम 1972 के दो प्रमुख प्रावधान हैं। वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध पहला, और राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना। इसका थोड़ा सा विस्तृत अगर अपन देखें तो है प्रावधान इस अधिनियम ने लुप्त प्राय प्रजातियों सहित विभिन्न वन्यजीवों के शिकार और अवैध व्यापार पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। प्रावधान इसमें दूसरा प्रावधान है, इसने देश भर में संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया ताकि वन्य जीवों और उनके आवासों को संरक्षित किया जा सके। प्रश्न नंबर 10 का अथवा वाला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? तो इसका सही उत्तर है, संयुक्त वन प्रबंधन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें स्थानीय समुदाय और वन विभाग मिलकर वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का कार्य करते हैं। इसका थोड़ा सा और विस्तृत देखें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को वनों के संरक्षण में शामिल करना है, जिसके बदले में उन्हें वन उत्पादों से लाभ प्राप्त होता है। यह दृष्टिकोण वनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 11, स्थानांतरित खेती को झूम खेती क्यों कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, स्थानांतरित खेती को पूर्व भारत में स्थानीय रूप से झूम खेती कहा जाता है, क्योंकि इसमें भूमि के एक टुकड़े को साफ किया जाता है, खेती की जाती है और फिर मिट्टी की उर्वरता कम होने पर दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाया जाता है या किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 का अथवा, भारत को एक कृषि प्रधान देश क्यों कहते हैं? तो सही जवाब है, भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि इसकी 2/3 से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न और कृषि राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर 12, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है, खनिज आधारित उद्योग वे हैं जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर करते हैं। इसका विस्तार, इन उद्योगों में लौह और इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग शामिल हैं। ये उद्योग खनिजों को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए आधार प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 12 का अथवा, लोहा तथा इस्पात उद्योग के आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी उद्योगों, चाहे वे भारी हो या हल्के, के लिए मशीनरी, उपकरण और संरचनात्मक सामग्री प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 13, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो इसका सही उत्तर है, सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का विभाजन, जिसमें केंद्र या राज्य सरकार से स्थानीय सरकार को शक्तियां हस्तांतरित की जाती है। प्रश्न नंबर 13 का अथवा, संघीय सरकार की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका सही उत्तर है, संघीय सरकार की दो विशेषताएं हैं, सरकार के दो या अधिक स्तरों का होना और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना। विस्तार इसका, विशेषता, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकार का अस्तित्व होता है। विशेषता, दूसरी विशेषता इसकी यह है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और संविधान इन क्षेत्रों की गारंटी और सुरक्षा करता है। लोकतांत्रिक पारदर्शिता क्या है? इसका अथवा वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 का अथवा वाला कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता क्या है? तो इसका सही उत्तर है, प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है, लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है कि सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया खुली हो और जनता को यह जानने का अधिकार हो कि निर्णय कैसे लिए गए। अथवा, प्रश्न नंबर 14 का जो अथवा है वो, लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जनता का शासन, पहले जो इसकी विशेषता है वो है जनता का शासन, सरकार का चुनाव जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है इसका दूसरी विशेषता है कानून का शासन, संविधान सर्वोपरि होता है और सभी नागरिक व सरकार कानून के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 15, मांग जमा क्या है?
तो सही उत्तर होगा मांग जमा बैंक खातों में रखी गई वह धनराशि है जिसे खाता धारक जब चाहे तब निकाल सकता है। इसमें बचत चालू खाते शामिल हैं। इन जमाओं को चेक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निकाला जा सकता है जिससे इन्हें मुद्रा के रूप में माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 का अथवा समर्थक ऋणाधार किसे कहते हैं? समर्थक ऋणाधार यानी कोलेटरल एक ऐसी संपत्ति है जिसे उधारकर्ता ऋणदाता को गारंटी के रूप में देता है जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता है। यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो ऋणदाता को भुगतान प्राप्त करने के लिए संपत्ति बेचने का अधिकार होता है। जमीन, इमारत, वाहन, पशुधन और बैंक में जमा राशि समर्थक ऋणाधार के सामान्य उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 16 वैश्वीकरण क्या है? तो इसका सही जवाब है वैश्वीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों के बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच तेजी से एकीकरण और परस्पर संबंध। प्रश्न नंबर 16 का अथवा सरकारें व्यापार अवरोधक का उपयोग क्यों करती हैं? प्रश्न नंबर 16 का अथवा वाला उत्तर सरकारें व्यापार अवरोधकों का उपयोग मुख्य रूप से घरेलू उद्योगों की विदेश प्रतिस्पर्धा से रक्षा करने और देश में आयातित वस्तुओं की मात्रा को विनियमित करने के लिए करती है। प्रश्न नंबर 17 बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार होता है? प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण कई तरीकों से होता है, जैसे कम वजन, खराब गुणवत्ता वाले सामान और उत्पादों के बारे में गलत जानकारी देना। उपभोक्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार क्या है? प्रश्न नंबर 17 उपभोक्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं या शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और उचित मुआवजा पाने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 18 भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक व तृतीय क्षेत्र में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र में 3 प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। प्राथमिक क्षेत्र इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी। यह मुख्य रूप से असंगठित होता है और इसमें श्रम गहन कार्य होते हैं। यह क्षेत्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। तृतीय क्षेत्र यह क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा। यह आमतौर पर अधिक संगठित होता है और इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 18 का अथवा वाला सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में किन्हीं 3 अंतरों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किन्हीं 3 अंतरों को नीचे स्पष्ट किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्तियों का स्वामित्व व प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। मुख्य उद्देश्य जन कल्याण और सेवा प्रदान करना है, न कि केवल लाभ कमाना। कर्मचारी को नौकरी की सुरक्षा और अन्य सरकारी लाभ मिलते हैं। निजी क्षेत्र परिसंपत्तियों का स्वामित्व और प्रबंधन निजी व्यक्तियों या कंपनी द्वारा किया जाता है। मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। नौकरी की सुरक्षा और लाभ बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 19 पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्या बढ़ा? स्पष्ट कीजिए। सही उत्तर है हाँ, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा क्योंकि ब्रिटिश मिलें युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने में व्यस्त थी, जिससे भारतीय उद्योग को घरेलू बाजार में आपूर्ति करने का अवसर मिला। युद्ध ने ब्रिटेन से माल के आयात को कम कर दिया। भारतीय कारखानों को युद्ध संबंधी सामान जैसे जूट के बोरे, कपड़े, वर्दी, टेंट और जूते बनाने के ऑर्डर, जिससे उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 19 का अथवा 19वीं सदी के यूरोप में कुछ औद्योगिक मशीनरी की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। तो इसका सही जवाब है हाँ, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्योंकि मानव श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और सस्ता था और कुछ उत्पादों के लिए जटिल मशीनरी महंगी थी। प्रश्न नंबर 20 व्यापार से आप क्या समझते हैं?
स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यापार का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, और स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो अंतर निम्नलिखित हैं। पहला अंतर है स्थानीय व्यापार एक ही देश के भीतर अक्सर एक शहर या क्षेत्र तक सीमित होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक शहरों के बीच होता है। दूसरा अंतर, स्थानीय व्यापार में आमतौर पर एक ही मुद्रा और कम कानूनी बाधाएं होती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न मुद्राएं, सीमा शुल्क और जटिल व्यापार नियम शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 20 का अथवा वायु परिवहन का महत्व 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है वायु परिवहन का महत्व 3 बिंदुओं में इस प्रकार है। तीव्र गति यह परिवहन का सबसे तेज साधन है, जिससे लंबी दूरी कम समय में तय की जा सकती है। दूसरा है पहुंच, यह दुर्गम क्षेत्रों में जैसे ऊंचे पहाड़ों, रेगिस्तान या घने जंगलों के तक आसानी से पहुंच प्रदान करता है। रणनीतिक महत्व, यह देश की रक्षा के लिए और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 21, आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 4 बिंदुओं में व्याख्या कीजिए। उत्तर है आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन के 4 प्रभाव निम्नलिखित हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, पहला जो इसमें पॉइंट है वो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी कपड़ों और अन्य सामानों का बहिष्कार किया गया, जिससे उनका आयात आधा हो गया। स्वदेशी को बढ़ावा, दूसरा बिंदु है स्वदेशियों को बढ़ावा। व्यापार, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा दिया। शराब की दुकानों पर धरना, शराब की दुकानों पर विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया गया, जिससे सरकार का राजस्व कम हुआ। व्यापारियों का समर्थन, कई व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं में व्यापार करने या वित्त पोषित करने से इनकार कर दिया। प्रश्न नंबर 21 का अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने किस प्रकार भाग लिया, किन्हीं 4 बिंदुओं में व्याख्या कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने घर से निकलकर नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना दिया, जुलूसों और मार्चों में भाग लिया, कई गिरफ्तार हुई और जेल गईं तथा खादी अपनाकर तथा राष्ट्रीय भावना फैलाकर आंदोलन को मजबूत किया, जिससे आंदोलन को अभूतपूर्व जन समर्थन मिला और यह एक जन आंदोलन बन गया, जिससे सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं प्रमुख नेता बनकर उभरी। महिलाओं की भागीदारी के 4 मुख्य बिंदु। विरोध प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी, दूसरा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तीसरा है नेतृत्व और संगठन, और चौथा है जेल यात्रा और राष्ट्रीय भावना का प्रसार। प्रश्न नंबर 22, हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, किन्हीं 4 बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना करना मुश्किल है। राजनीतिक दलों की आवश्यकता के मुख्य 4 बिंदु निम्नलिखित हैं। चुनाव लड़ना और सरकार बनना, पहला बिंदु है लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने का मुख्य माध्यम चुनाव होते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारते हैं। जिस दल को बहुमत मिलता है वह सरकार का गठन करता है और देश के शासन को चलाता है। बिना दलों के हर उम्मीदवार स्वतंत्र होगा और कोई भी सामूहिक जिम्मेदारी लेकर सरकार नहीं चला पाएगा। दूसरा बिंदु है नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण। किसी भी देश में करोड़ों लोग होते हैं जिनकी राय अलग अलग हो सकती है। राजनीतिक दल विभिन्न विचारों को कुछ बुनियादी नीतियों और कार्यक्रमों में समेट देते हैं। वे जनता के सामने अपना एजेंडा रखते हैं, जिससे मतदाताओं को यह चुनने में आसानी होती है कि वे किस प्रकार की विचारधारा या विकास का समर्थन करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका। देश के लिए कानून संसद या विधानसभा में बनते हैं। चूंकि अधिकांश विधायक या सांसद किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं, इसीलिए वे अपने दल के निर्देशों के अनुसार कानून बनाने में हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल देश की कानून व्यवस्था को दिशा देने का काम करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है विपक्ष की भूमिका निभाना। जो दल चुनाव हार जाते हैं वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की गलत नीतियों
और विफलताओं की आलोचना करते हैं और जनता की आवाज़ उठाते हैं। विपक्ष सरकार को निरंकुश होने से रोकता है और उसे जनता के प्रति जवाबदेही बनाए रखता है। प्रश्न नंबर 22 का अथवा। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कोई 2 आवश्यक सुझाव लिखिए। राजनीतिक दल का परिचय। राजनीतिक दल के 3 मुख्य हिस्से होते हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। इनका मुख्य उद्देश्य जनमत तैयार करना और नीतियों को लागू करना होता है। राजनीतिक दलों में सुधार है तो आवश्यक सुझाव। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों में कई कमियां देखी जाती हैं, जैसे आंतरिक लोकतंत्र की कमी, धन बल का प्रभाव, अपराधीकरण। इन्हें सुधारने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला है आंतरिक लोकतंत्र। दलों के भीतर नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए। संगठनात्मक पदों पर पारदर्शी नियुक्तियां होनी चाहिए ताकि वंशवाद कम हो सके। दल बदल विरोधी कानून की शक्ति। विधायकों और सांसदों को केवल सत्ता के लालच में पार्टी बदलने से रोकने के लिए मौजूदा कानून को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो 10वीं का पेपर था सामाजिक विज्ञान का, मैंने पूर्ण कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को सही सही उत्तर मिल गए होंगे, और आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर संभव आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।